और रुक करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बागेश्वर सीट पर मैदान में 5 प्रत्याशी हैं। सुबह से ही 172 केंद्र पर मतदान लगातार जारी। तो 6 राज्यों की 7 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुबह से वोटिंग चली, खासा उत्साह जो है इस बार मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके टीवी स्क्रीन पर। बागेश्वर सीट पर मैदान में 5 प्रत्याशी हैं। सुबह से ही 172 केंद्र पर मतदान लगातार जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि 1,18,225 मतदाता डालेंगे वोट। तो 60,000 से ज्यादा पुरुष वोटर्स में शामिल है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। 8 बजे बज चुके हैं और ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया जो है काफी आगे बढ़ गई है। लोगों का आना अभी भी लगातार जारी है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है उसी तरीके से लोग यहां पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। तो कड़ी टक्कर आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रही है। और आपको ये भी बता दें कि जो भी पार्टी इस चुनाव में जीतेगी सीधा असर उसका लोकसभा चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो आपको और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी जुड़ गए। कैलाश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 8 बज चुके हैं और ऐसे में वोटिंग लगातार जारी है, क्या कुछ माहौल इस समय देख पा रहे हैं? बिल्कुल दीपाली, देखिए आज उत्तराखंड में बागेश्वर सीट पर उपचुनाव में मतदान होना है। और तो मतदान इस वक्त 7 बजे से शुरू हो गया था और अभी मतदान यहाँ पर चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो यहाँ पर 1,18,265 मतदाता हैं। और वो आज जो है 4 जो प्रत्याशी यहाँ पर जो यहाँ पर मैदान में उतरे हैं उनके भाग्य का फैसला यहाँ पर करेंगे। क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से पार्वती दास यहाँ पर मैदान में हैं, बसंत कुमार कांग्रेस से हैं, भगवती प्रसाद समाजवादी पार्टी से हैं, अर्जुन कुमार देव जो हैं वो उत्तराखंड क्रांति दल से यहाँ पर मैदान में हैं, और भगवत कोहली उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से हैं। कुल मिलाकर 5 जो प्रत्याशी हैं, उन 5 प्रत्याशियों ने यहाँ पर जो है चुनाव में भागीदारी की है, जिसमें से भाजपा कांग्रेस मुख्यतः 2 बड़ी पार्टियों में से हैं, और समाजवादी पार्टी की ओर से भी यहाँ पर मैदान में उतरा हुआ प्रत्याशी है। उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका कैंडिडेट भी यहाँ पर है, और उसके अलावा उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर और है, उसका प्रत्याशी भी यहाँ पर मैदान में है। बहरहाल जो माहौल है, माहौल की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तराखंड में मतदान जारी है। और तीनों जो सीमाएं हैं जिले की, उन तीनों सीमाओं को बंद कर दिया गया है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है, जिसके चलते यहाँ पर प्रशासन मतदान करा रहा है। साथ ही बड़ा महत्वपूर्ण एक चीज देखने को यहाँ पर दीपाली मिली है, जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए सखी जो केंद्र है, सखी मतदान केंद्र का निर्माण यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से, निर्वाचन की ओर से किया गया है। निर्वाचन विभाग की ओर से सखी मतदान केंद्र का जो सखी मतदान केंद्र बनाया गया है, उसमें महिलाएं जो है अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रही हैं। उस सखी मतदान केंद्र को निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष तौर पर सजाया गया है जी। महिलाओं के लिए वो सखी मतदान केंद्र बनाया गया है। बड़ा ही अट्रैक्टिव एक नजारा उसमें देखने को मिल रहा है। महिलाएं और लड़कियां वहां पर आ रही हैं और अपना मतदान करके निकल रही हैं। उसके साथ ही जो निर्वाचन आयोग उसने सेल्फी पॉइंट वहां पर बना रखे हैं। तमाम स्थानों पर आप मतदान करके आइए और अपनी सेल्फी खिंचवाइए, उसके बाद जाइए। एक अवेयरनेस के रूप में भी इसको निर्वाचन आयोग ने लिया है। लेकिन इस वक्त जो मतदान है, फिलहाल अब 1 घंटा भर बीतने को है और मतदान इस वक्त दीपाली यहाँ पर जारी है। लोग बड़ी उत्सुकता के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और मतदान यहाँ पर कर जा रहे हैं। जी कैलाश जी, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि बागेश्वर में जो समस्या है, मुख्य समस्या कौन कौन सी है जिसको लेकर जो है लोग यहाँ वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण दीपाली आपका सवाल है। समस्याएं
हमेशा समस्याएं बनकर रह जाती हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों पार्टियां ही जब सत्ता में रहती है तो विकास के नाम का ढोल जरूर पीटती है, लेकिन समस्याएं जस की तस आज भी प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। चाहे हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल निम्न स्तर हो चुका है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है, चरमराई हुई है। सड़कों की अगर हम बात करते हैं तो सड़कों के हालात बद से बदतर है। अगर किसी गांव में सड़क दे दी जाती है तो 20 वर्ष लग जाते हैं, वो सड़क पर डामरीकरण नहीं होता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकारों पर ये सवाल उठते जरूर है, लेकिन जनता फिर भी किसी न किसी को चुनती है। लेकिन विकास के नाम पर अगर हम बात करें तो विकास के नाम पर विकास की धुरियां साधने में सरकारें नाकाम जरूर यहां पर रहती है। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, इन तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, इन्हीं तमाम चीजों पर जो है फोकस किया जाता है। इन चीजों में हमेशा जो है विकास पीछे इसलिए रहता है क्योंकि पहाड़ों पर एक तो घोषणाओं के नाम पर घोषणाएं कर दी जाती हैं, सड़कों को खोद कर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका डामरीकरण नहीं होता, उसका सॉइलिंग नहीं होता, बरसों बीत जाते हैं, लोग जो है ठोकरें खाने को मजबूर रहते हैं। उसी का कारण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, एजुकेशन, रोजगार न होने के कारण वहां से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं और लगभग 250 से 300 लोग पर डे उत्तराखंड से माइग्रेट करते हैं। केवल बेरोजगारी का दंश उत्तराखंड झेल रहा है। कैलाशी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जैसे कि कैलाशी ये बोला कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि समस्या जिसकी तस बनी हुई है, आपने खुद ही ये बात कबूल, लेकिन ऐसे में आप ये माना जा सकता है कि समस्याएं तो लगातार आती हैं चाहे कोई भी पार्टी हो, और आपकी बात कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन जिस पार्टी का कब्जा था इस सीट पर अभी तक उनकी तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया है, हम ऐसा मान सकते हैं? देखिए, ये कहना चाहे भारतीय पार्टी का विधायक हो, विकास का एक दायरा होती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अपना राजस्व बहुत कम है, क्योंकि केंद्र से सारी योजनाएं पोषित होती है। मैक्सिमम 90-10 का रेशियो होता है, कहीं पर 60-40 का रेशियो होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार से विकास की बात करते हैं, आने वर्षों में जिस प्रकार से उत्तराखंड, जिस कल्पना के आधार पर उत्तराखंड को बनाया गया था, उस कल्पना के आधार पर उत्तराखंड के सपने आज भी अधूरे हैं, अछूते हैं। क्योंकि राज्य गठन की मांग हुई थी कि इस पहाड़ी राज्य का एक अलग ही नक्शा होगा, अलग ही डेकोरम होगा। यहाँ पर कुटीर उद्योग बनेंगे, लघु उद्योग बनेंगे, बड़े पैमाने पे मैदानी क्षेत्रों में उद्योग लगेंगे, यहाँ पर लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हर वादा तो अक्सर यही किया जाता है कि रोजगार को लेकर, तमाम विकास कार्यों को लेकर हर पार्टी वादा करती है चुनाव से पहले, लेकिन धरातल पर क्या कुछ स्थिति देखने को ने देखा। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। और दूसरी तरफ अब हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया। संजीव जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं, वोटिंग परसेंटेज इस समय क्या है? देखिए, 8:09 हुए हैं, यानी 1 घंटा 10 मिनट की वोटिंग अभी तक हुई है। लेकिन जिस तरीके का रुझान, जिस तरीके की जागरूकता, जिस तरीके का उत्साह वोटर में दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि दोनों सियासी दलों ने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया था, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने पूरी शिद्दत, पूरी ताकत और पूरे जुनून के साथ यहाँ पर घोसी में चुनाव प्रचार करने का काम किया था। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि घोसी की जनता इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अभी शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी की ओर से पूरे जुनून के साथ वहां पर डटे हैं, उनका ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मैं घोसी की जनता को लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित होने और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ वोटिंग करने के लिए प्रेरित करता हूं। तो ये तमाम दोनों दलों के जो नेता हैं वो पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा के पक्ष में वोट करें, समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन नतीजे 8 तारीख को आने हैं और इससे पहले ये नैरेटिव सेट होना है कि देश में एनडीए या इंडिया कौन ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ दीपावली उत्तर प्रदेश में काम कर
की है और नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। खुद योगी आदित्यनाथ इस तरीके के काम करते हैं जो काम नरेंद्र मोदी करते हैं, अपने परिवार से उस तरीके का मिलना हो कि एक बहुत गरीब परिवार से निकले हैं, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो, उत्तर प्रदेश की जनता के सपनों को साकार करने के लिए काम करता हो, उसके प्रदेश में चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिल जाए, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कदम डगमगाने तय होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। और कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़े थे, ब्यूरो चीफ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि विधानसभा सीटों पर चुनाव जो है